आपको बता दूं कि इस समय यूपी SSC परीक्षा हो या SSC और कोई भी एग्ज़ाम हो, कृषि से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि आप सबके साथ के लिए कृषि के क्वेश्चन क्यों ना ला जाएं। 100 MCQ आए हैं, टॉप लेवल के MCQ हैं, जो रिपीटेड MCQ हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। यदि लास्ट तक बने रहते तो आज के बाद आपकी कृषि से संबंधित समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए कहता हूं कि वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चलते हैं, श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झूम खेती को क्या कहा जाता है? झूम खेती को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि, रेशम उत्पादन की कृषि, मत्स्य पालन या दुग्ध उत्पादन। तो आपको बता दूं कि झूम खेती क्या होती है। तो एक स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि आपने सोचा होगा क्या, कौन सी कृषि होगी? आज जानते हो जो जनजातियां जंगल में रहती हैं, तो जहाँ पर खेती करती हैं वहाँ की उर्वरता जब खत्म हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के नए जगह जाती है। नए जगह की जो जंगल वगैरह हो काट के या जला के वहाँ पर फिर से खेती स्टार्ट कर देती हैं। इसी को कहा जाता है झूम खेती। आज जो है झूम खेती पर प्रतिबंध लगा हुआ है। क्यों प्रतिबंध लगा है? इससे क्या होता है कि हमारी जैव विविधता पर नष्ट होता जा रहा था, क्योंकि एक जगह उर्वरता खत्म होता था, दूसरी जगह जाके पेड़ काट के और नई जगह खेती करने लगे थे। इसलिए आज सरकार ने इसको रोक लगाया था झूम खेती पर। ये हमारे पर्यावरण की दृष्टि से गलत है। चलते हैं, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देखिए लिखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। भारत में किस भाग में झूम खेती की जाती है? तो बताइए किस भाग में? तो जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम खेती की जाती है। लगभग इस जनजातियाँ ही इस खेती को करती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? ये उत्तर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी कल्चर किसके उत्पादन है? मेरी वृक्षों और झाड़ियों से, समुद्री जीवों से, मधुमक्खियों से, फूलों से। आपको तो जितने समुद्री जीव होते हैं, जैसे जो समुद्र में जितने जीव होते हैं, घोंघा, सीप, बहुत सारे जीव होते हैं, उनको उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो आप बताओ कि इनके उत्पादन को मेरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेरी कल्चर। अभी काफ़ी क्वेश्चन लिखे, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है बच्चों? तो सेरीकल्चर आप बताइए, रेशम कीट पालन से, मछली से, सब्जी से, मधुमक्खियों से। तो मतलब सेरी रेशम, तो इसका हो जाएगा आप बताएंगे रेशम उत्पादन से संबंधित है। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर होते हैं। सब्जी उत्पादन को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आपको रेशम कीट हो जाएगा। डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज़ को अधिक आवश्यकता होती है? अधिक पूंजी तथा कम मेहनत, कम पूंजी तथा अधिक मेहनत, अधिक पूंजी तथा अधिक मेहनत, कम पूंजी तथा कम मेहनत। डेयरी फार्मिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है सबसे अधिक? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? अधिक पूंजी तथा अधिक मेहनत की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं भैंसें कितनी महंगी हैं, और भैंसें महंगी के साथ साथ उनके साथ घास वगैरह, घास को काट के लाना, हर चीज़ें। देखिए आप जो लोग गाँव से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि डेयरी फार्मिंग में कितना मेहनत लगता है। फिर उनके चारे को काटना, ये सब बड़े मेहनत का प्रोसेस होता है। प्लांटेशन या बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन, अलग अलग समूहों के विभिन्न फसलों का उत्पादन, बड़े फार्मों या पशुपालन या फलदार वृक्षों के कृषि। तो आपको बता दूं, फल जो होते हैं एक फसली उत्पादन है। आप देखते हैं कि आम वगैरह क्या है, ये सब बताएंगे आप क्या होते हैं। तो एक फसली होते हैं, साल भर में एक ही फसल देते हैं। बागानी कृषि जो पेड़ वगैरह के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं क्या? बागानी कृषि कहते हैं। तो इसमें एक फसली उत्पादन ना कह के इसका एग्जैक्ट आंसर फलदार वृक्षों की कृषि, लेकिन एक फसली उत्पादन कर सकते हैं। एक फसली के अंतर्गत जो क्या होते हैं, फल वगैरह होते हैं, वो उन सब की कृषि जो बाग लगा के किए जाते हैं। जैसे आम का बाग होता है, किसी की चीज़ का बाग लगा के किया जाता है, उसे को कहते हैं बागानी कृषि। यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। विश्व में बागानी कृषि का सबसे अधिक विकास कहाँ पर हुआ? मध्य अमेरिका में हुआ, दक्षिणी पूर्वी कांगो बेसिन या अमेजन बेसिन। तो बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? तो आप क्या बताएंगे? दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ था। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी एशिया। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में सबसे अधिक सघन खेती होती है? इंटेंसिव, यानी कि जापान में, भारत में, चीन में, यूक्रेन में। सबसे अधिक सघन कृषि कहाँ होती है? तो आप बताएं जापान में। यानी कम भूमि में बहुत ढेर सारी चीज़ें बैठाना या उगाना क्या कहलाता है? सघन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बागानी कृषि के अंतर्गत आता है? बागानी कृषि, नारियल, चावल, कहवा या रबड़। तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? बागानी कृषि के अंतर नहीं आता है, मतलब सब पेड़ के द्वारा उगाने। देखिए चावल का कोई पेड़ नहीं होता, चावल का पौधा होता है छोटा छोटा।
तो आप क्या बताइए, कहवा का भी पेड़ होता है, रबड़ का भी होता है, नारियल का, लेकिन चावल का नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाग किसका नहीं लगता, तो आप बताओगे चावल का कोई बाग नहीं होता। एक बार पेड़ लगा दिए ज़िंदगी भर फल देता रहता है, तो वो हो गया बाग। चावल का पेड़ पौधा होता है, हर साल लगाते हैं, हर साल काटते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघन खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए? सघन खेती के अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र। तो आपको बता दूं कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे सिंचित क्षेत्र। सघन खेती के लिए भाई सघन खेती होगी तो उनको पानी की आवश्यकता है, यानी कम समय में ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे, तो उनको उसी हिसाब से पानी की भी आवश्यकता होगी। तो यानी जहाँ पानी की उपलब्धता सबसे अधिक होगी वहीं पर क्या होगी, सघन कृषि होगी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? चौड़े आकार वाले, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि या गहन जीविका कृषि। तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? विस्तृत या एक्सटेंसिव कृषि कहा जाता है। देखिए एक्सटेंसिव कृषि चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीके से, यांत्रिक मतलब कि यंत्र के द्वारा जो है किया जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है आप बताओगे? विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव कृषि कहा जाता है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों को व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं? जमीन पर फैलने वाली व्यापारिक कृषियों को क्या कहलाता है? तो आप पहला एपीकल्चर, दूसरा मेरीकल्चर और तीसरा पिसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आपको बता दूं क्या होता है, जमीन में फैलने वाले सब्जियों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों का पालन होता है, पिसीकल्चर मछली पालन और एपीकल्चर क्या होता है? शहद उत्पादन, शहद उत्पादन के लिए किया जाता है। चलते हैं। और से रेशम कीट पालन का क्या होता है? सेरीकल्चर होता है, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाए। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फूलों की कल्चर कृषि क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरो, देखिए फूलो और फ्लोरी, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं। स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कृषि, बुश फेलो कृषि, काटना जलाना कृषि, बुश फेलो कृषि या काटना जलाना कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा आपको? बुश फेली कृषि या काट चला, एक प्रकार का वही झीम खेती है, काटो जलाओ और कृषि करो, इसी को क्या कहते हैं? बुश फेलो कृषि या काटना जलाना कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों से संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया कहलाती है सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, इनमें से। तो वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कृषि क्या कहलाती है? तो आप क्या बताएंगे? सिल्वीकल्चर कहलाती है। क्या? सिल्वीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? सब्जी उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तमराई के नाम से, कैगिन के नाम से, तुंगिया के नाम से, इनमें से कोई नहीं। बता दूं कि विश्व ज्योग्राफी या विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कृषि से, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देख लें। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, तुनिया के नाम से जाना जाता है। विश्व स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बताइए तुनिया को। भारत में क्या कहता है? झूम खेती। ट्रक फार्मिंग संबंधित है, किससे संबंधित है ट्रक फार्मिंग? रेशम कीट से, जलज कृषि से, अंगूर कृषि से या बागवानी से? तो ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? आप बताओगे बागवानी कृषि से है ट्रक फार्मिंग। देखिए पेड़ वगैरह किस पे लाते जाएंगे बड़े बड़े, तो आप बताओगे ट्रक पे, तो ऐसे याद कर सकते हैं किससे? बागवानी। चलते हैं। किस देश में सर्वप्रथम स्थानांतरित कृषि की शुरुआत की गई थी? यानी स्थानांतरित, थाईलैंड में, अमेरिका में, चीन में या भारत में? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा? थाईलैंड में सबसे पहले शिफ्टिंग कृषि जो है प्रारंभ की गई थी, स्थानांतरणशील कृषि। झूम क्या है? एक नदी का नाम है, एक लोक नृत्य है, एक जगह का नाम है या खेती का प्रकार है? तो झूम शुरू में ही देख रहे हैं, झूम क्या है आपको बता दूं, एक प्रकार का खेती का प्रकार क्या है? झूम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थाईलैंड में स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जाना जाता है? तुंगिया के नाम से, टाबी के नाम से, हुमा के नाम से, तमराई के नाम से? तो स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दूं प्यारे साथियों, तमराई के नाम से जाना जाता है स्थानांतरणशील कृषि को। चलते हैं अभी बात, और तुंगिया कहाँ पर कहा जाता है? तुंगिया बताओ, म्यांमार में इसी कृषि को, स्थानांतरण कृषि को तुंगिया के नाम से जाना जाता है। बागानी कृषि के तहत पहली बार किस फसल की खेती की गई? तो चाय की, चावल की, नारियल की, कॉफ़ी की? तो आपको बता दूं क्या होता है? कॉफ़ी की। कॉफ़ी को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पर होता है? तो भारत में। तो भारत में कर्नाटक में होता है, लेकिन विश्व में कहाँ होता है? तो विश्व में ब्राज़ील में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, वियतनाम है, चीन है, साउथ
तो आपको बता दूं कहवा उत्पादक देश कौन सा है, तो दूसरे पे वियतनाम है, पहले पे कौन सा, तो आप बताओगे ब्राज़ील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है, गन्ने का उत्पादक सबसे बड़ा कौन है, पहला चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया। तो आपको बता दूं पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे भारत है। चलते हैं, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नगदी फसल में सम्मिलित, अच्छा नगदी फसल क्या होता है, कोई बता सकता है, तो आपको बताऊं नगदी फसल होता है जिससे तुरंत बेच के नगद मिले, यानी कैश रुपया मिले। तो गन्ना देखिए कैश के लिए किया जाता है, कपास भी कैश के लिए किया जाता है, लेकिन जूट, ये बताइए इन सबको आप स्टोर भी कर लेते तो ज़्यादा यूज नहीं। कपास कितना आप गद्दा रजाई बनाएंगे, गन्ना कितना आप रस पी डालेंगे, जूट से कितना आप रस्सी बनाएंगे, केवल किसका, लेकिन गेहूँ आप क्या है कि आप अपने जीवन यापन के लिए भी कर सकते हैं कि हाँ गेहूँ उत्पादित मैंने कर लिया है, इसको स्टोर करके लेते हैं तो साल भर खाऊंगा। तो गेहूँ क्या है, नगदी फसल नहीं, केवल नगद के लिए नहीं किया जा सकता, और सभी फसल जो है केवल पैसे के लिए ही किए जाते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का स्थान कितना नंबर है, पहले नंबर पे है, तृतीय नंबर पे, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है प्यारे साथियों, तो आप बताओ दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है। लेकिन गाय सबसे अधिक कहाँ पर है, तो गाय आपको बता दूं कहाँ पर है, तो आप बताओ अमेरिका में सर्वाधिक गायें हैं। लेकिन पूजा यहाँ पर होती है गौ माता कह के, लेकिन सम्मान अमेरिका वाले देख रहे थे। कितनी विडंबना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, विश्व में कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, न्यूजीलैंड करता है, आयरलैंड करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, नीदरलैंड करता है। ऊन का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो बता दो ऊन का उत्पादन कौन करता है, तो बताओगे ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है। विश्व में कौन सा देश लौंग का सर्वाधिक उत्पादन करता है, भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, हांगकांग है। तो लौंग का उत्पादन कौन करता है, तो आपको बता दूं सर्वाधिक कहाँ होती है लौंग का उत्पादन, तो बताएं इंडोनेशिया में लौंग का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में, चीन में, यूक्रेन में। तो आपको बता दूं सबसे अधिक कहाँ पर होता है, चीन में। कहाँ होता है आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, चीन, और दूसरे नंबर पर भारत में होता है। और भारत में सबसे अधिक आलू कहाँ पर होती है, तो बताओगे उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन होता है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ट्रांसजेनिक मतलब कि उसमें हाइब्रिड फसल जो कहाँ पर होता है सबसे अधिक, तो आप बता दें कहाँ पर होता है, चीन में सबसे अधिक हाइब्रिड फसल उगाए जाते हैं। दो फसलों को क्रॉस करेक्शन करके नया पौधा बना देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान है, बौना बीज है, संकर मक्का है, ट्रिटिकल है, सोयाबीन है। तो आपको बता दूं कौन सा है सर्वाधिक, तो ट्रिटिकल जो है मानव निर्मित धान है। धान लिखा लेकिन वहाँ धान समझिएगा, चावल। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का क्या कारण है, असमान धरातल, तकनीकी उन्नति या टेरा रोसा मृदा या तकनीकी उन्नति। तो इसका उत्तर क्या साथियों क्या हो जाएगा, आपको बता दूं वहाँ की मिट्टी कौन सी पाई जाती है, कहवा की उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है, इसका नाम है टेरा रोसा मिट्टी के कारण ही सब सर्वाधिक होता है। अफ्रीका महाद्वीप के कहवा का उत्पादन कौन सा देश करता है, कांगो करता है, साउथ अफ्रीका करता है, इथोपिया करता है, युगांडा करता है। तो कहवा का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो बताओ इथोपिया भी कहवा का उत्पादन करता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन करता है, तो बताओ इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कपास किस किस्म की पाई जाती है, लंबे रेशे की, मध्य रेशे की, छोटे रेशे या सभी किस्म की। तो कौन सा कपास पाया जाता है, तो आप बताओ छोटे रेशे की कपास सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो बताओ भारत में पाया जाता है। यसमाउनी किसकी प्रजाति है, यसमाउनी किसकी प्रजाति है, भेड़ की है, भैंस की, कपास की या तंबाकू की। तो यसमाउनी आपको बता दूं किसकी प्रजाति है, तो यसमाउनी जो है कपास की प्रजाति है। चलते हैं, विश्व में लावा निर्मित किस फसल को सर्वाधिक कृषि की जाती है, जूट की, कपास की, चावल की, चाय की। तो लावा से जो बनता है मिट्टी, या उसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी कहा जाता है। उससे क्या प्राप्त होता है, तो आप बताओगे कपास। इस कपासी मिट्टी को काली मिट्टी, स्वतः जुती हुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, रूस है, चीन है, भारत है, अमेरिका है। सबसे अधिक निर्यात कौन, किसी दूसरे देश को भेजता कौन सा, तो आप बताओ अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक देश है कपास का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़े उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे कहा जाता है, उलंग कहवा, मोचा कहवा, काली पत्ती वाला कहवा, हरी पत्ती वाला कहवा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताओ मोचा कहवा को जो है सबसे उत्तम किस्म वाली कहवा कहा जाता है। IR20 रत्ना जो प्रमुख किस्म है किसकी है, तो IR20 किसकी है, तो बताएं IR20 किसकी है, धान की जो है किस्में हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रोपण कृषि है, प्लांटिंग कृषि नहीं है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, ईख। कौन सा रोपण कृषि नहीं है, तो आपको बता दूं कौन सा नहीं, ईख जो है रोपण कृषि नहीं है।
काफ़ी भी है, रबड़ भी, ये सब क्या है, रोपड़ कृषि। गन्ना को देखो बैठाया जाता है काट के। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कपास का होता है, तिलहन का होता है, मक्का का होता है, दाल का होता है। तो आपको बता दूं क्या होता है, दाल का। मध्य प्रदेश क्या होता है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भी उत्पादन होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस प्रदेश से? सोया प्रदेश के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गेहूँ की जातियों की किसकी खेती की जाती है? सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? तो आपको बता दूं, ब्रेड गेहूँ की खेती सबसे अधिक की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जिसमें भारत का सबसे अधिक उपज दी है। गेहूँ है, ज्वार है, मक्का है, चावल है, तो कौन सी खेती है? तो आपको बता दूं, चावल का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे अधिक होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे गेहूँ सर्वाधिक होती है। लेकिन चावल का उत्पादन कहाँ होता है? चावल का उत्पादन आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल क्या है? चना है, चावल है, गेहूँ है, अलसी है। तो आप बताओ सबसे अधिक कौन सी है? तो बताओगे चना जो है सबसे अधिक जगह घेरने वाली कृषि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन से मसाले सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं? तो आपको बता दूं कौन से मसाले होते हैं, तो आप बता दूं सूखी लाल मिर्च मसाले जो हैं सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? जायद के मौसम में, जायद मतलब क्या होता है? इसमें ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा पानी इसमें किस में मिलेगा? तो आप बताओ कि तरबूज, खरबूज, खीरा, काकड़, ये सब क्या होती है? जायद की फसलें होती हैं। ये खाली मौसम में उगाई जाती हैं। उत्पादन खरीफ मौसम में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता। तो बता दें जौ तथा सरसों क्या है? ये रबी की फसल है। रबी की फसलें कैसे याद करोगे? रबी मेरा एक दोस्त है और उसको क्या पसंद है? समोसे पसंद है। समोसे में जितनी भी प्रोडक्ट लगती है बनने, वो सभी क्या है? रबी की फसल। देखिए समोसे का खोल किसकी बनती है? आटे की। आटा जो जौ का भी बन सकता है और क्या बनता है? गेहूँ का भी बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? और फिर उसके अंदर क्या, आलू जो है ये भी किसका फसल? तो बताओगे रबी की फसल। आलू के अंदर चना पड़ता है, ये भी रबी का फसल है। आलू किसमें तलोगे? तो तेल में तलोगे। तेल मतलब सरसों के, तो सरसों का तेल किसका फसल है? तो आप बताओगे वो भी किसका फसल है? वो भी क्या है? रबी की फसल। आप ऐसे करके कोरिलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल नहीं है? देखिए अभी बात हुई है ना, जौ है कि गेहूं है? गेहूं तो अभी कंफर्म हो गया। सरसों भी हो सकता है, इसमें कौन सी नहीं? तो बताओगे मूंगफली जो है किसकी फसल नहीं? तो बताओ रबी की फसल है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल भारत में कौन फसल के समूह में उगाई जाती है? तो चावल, मक्का, गेहूँ। चावल के साथ गेहूँ हो ही नहीं सकता। जौ, मक्का, चावल ये भी नहीं हो सकता। गेहूँ, सरसों और चना। गेहूँ और सरसों चना भी बात हुई है, यानी अब ये गेहूँ, सरसों और चना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों एक साथ उगाई जाती हैं। सरसों के बीज की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन, सरसों का उत्पादन कर सकते हैं तभी राजस्थान है। पठार की स्थलाकृत आदर्श है, तो क्या कहेंगे? खनन के लिए है जो पठार की आदर्श आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? असम तो चाय का ही है, केरल है कि कौन सा? छत्तीसगढ़ की पश्चिम बंगाल। तो आपको पता है चाय का उत्पादन कहाँ पर नहीं होता? तो बताओ छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता। और यहाँ नहीं वाला जरूर आप डार्क किया कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापारिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य समूह में होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है व्यापारिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बागानी कृषि कौन सी फसलें पैदा करती है? खाद्य फसलें, पाकेदार फसलें, नकदी फसलें या चार फसलें? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपको बता दूं तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्यतर। यहाँ खाद्यतर लिखा है, लेकिन खाद्यतर मतलब जो बागानी कृषि होती है, ये नहीं कि केवल खाया ही जाता है, इसमें और भी अन्य चीज़ों में, जैसे रबड़ वगैरह भी एक प्रकार की बागानी किस्में हैं। तो नॉन फूड क्रॉप है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल फसलों में कितना प्रतिशत भाग अनाज का उत्पादन करता है? तो आप क्या बताएंगे? लगभग 70% भाग पे क्या होता है? अनाज ही उत्पादित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूट उत्पादन में सबसे अधिक प्रसिद्ध राज्य कौन सा जूट उत्पादन में? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में। सर हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का किससे संबंधित? तो बताओगे हरित क्रांति का गेहूँ
वैसे गेहूँ चावल दोनों से है, लेकिन मुख्यतः गेहूँ से था। चलते हैं, हरित क्रांति किस राज्य में सबसे अधिक सफल रही? तो आप बताएंगे क्या पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही। नेक्स्ट है, भारत के किस वर्ष में के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ोतरी हुई? तो आप क्या बताओगे, गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पर हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी, जब हरित क्रांति आई थी। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति या बहुफसल क्रांति? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति इसे कहा गया है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहता है? तो पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो आप मन में उसका उत्तर करते रहें, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को जो क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को, केरल को, आंध्र प्रदेश को या तमिलनाडु को? तो आपको बताओ धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो आप बताओ आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का डलिया किसे कहा जाता है? तो आप बताओ कि छत्तीसगढ़ को डलिया कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, पवन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, वर्षा जो है, वर्षा, भारत की कृषि क्या है, वर्षा पर आधारित होती है। मौसम का खेल होता है, जब जिस साल मौसम अच्छा होता है खेती अच्छी होती है। ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? तो आप क्या बताओगे, दूध उत्पादन से संबंधित है। सब लोग बाढ़ से नहीं समझ लें, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित? श्वेत क्रांति, तो आप बताओगे दूध उत्पादन से ही है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध देखिए बात होगी दूध से ही है। चलते हैं, नीली क्रांति किससे होती है? तो नीली क्रांति किससे है? तो बताओ मछली उत्पादन से है। और इसी को जब पालन कहा जाए तो पिसीकल्चर कहा जाएगा, पिसीकल्चर। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो बताओ कि 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। बीटी बीज का संबंध किससे? तो बीटी बीज का संबंध आप बताएंगे कपास से। बीटी कपास, आप याद कीजिए, बीटी कपास, बीटी बीज से संबंधित किससे? तो बताओ कपास से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिंचाई परंपरागत ट्रेडिशनल क्षेत्र माना जाता है? गुजरात, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा? तो किसे माना जाता? तो आपको बता दूं, तमिलनाडु जो है क्या है, राज्य को कृषि सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग में किसकी खेती की जाती है? ईख की खेती, धान की खेती, कपास की खेती या कृषि की खेती? तो आपको बता दूं, किसकी, ईख की खेती के लिए प्रसिद्ध है भारत में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? करेरा के मैदान में, कोरोमंडल मैदान में, दक्कन के पठार में, गंगा क्षेत्र के मैदान में? अत्यधिक असिंचित खेती मतलब जहाँ सिंचाई नहीं हो पाती, दक्कन के पठार में सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कुओं से सिंचाई में उपयुक्त कौन सा है? प्रायद्वीप, पथरीली, राजस्थान की सूखी जगह, तटीय मैदान या महानदी की डेल्टाई क्षेत्र? तो आपको बता दूं क्या होता है, महानदी का डेल्टाई क्षेत्र जो होता है कुओं की सिंचाई के लिए प्रयुक्त है। चलते हैं, निम्नलिखित में तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है? कौन सा लवणता नहीं, नमकीन मिट्टी के कारण? तिरुचिरापल्ली में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, नमकीन मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पर खेती उपयुक्त रूप से नहीं की जा सकती है। भारत के किस क्षेत्र में बांस की सहायता से सिंचाई की जाती है? तो आपके बताएं कहाँ पर बांस की सहायता से सिंचाई की जाती है? तो बताएं मेघालय में जो है बांस की सहायता से सिंचाई की जाती है। चलते हैं, गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता कितनी होती? तो आप क्या बताएंगे, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ठंडी के समय में गेहूँ खेती की जाती है। इसीलिए सर्दी के मौसम में नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आप बताओ, गेहूँ क्षेत्र उगाई जाती है नील नदी के डेल्टा के क्षेत्र में। चलते हैं, निम्नलिखित में से यूक्रेन देश किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक? यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। अभी युद्ध चल रहा था ना, तो यूक्रेन कृषि क्या हो जाएगा? तो बताओ गेहूँ की कृषि की जाती है। चलते हैं, अमेरिका की गेहूँ की पेटी कहाँ पाई जाती है? गेहूँ की पेटी कहाँ पाई जाती है? तो आप क्या बताएंगे, बड़े मैदानों में जो है अमेरिका में गेहूँ की पेटी पाई जाती है, खेती होती है। यूक्रेन और रूस में कौन सी मिट्टी का सबसे अधिक गेहूँ होती है? तो आप क्या बताएंगे, चेरनोजम मिट्टी। चेरनोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बताएं, यूक्रेन तथा रूस में चेरनोजम मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं, कौन सी नदी घाटी इटली में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इटली में चावल खेती, आज देखिए विश्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व कृषि हो चाहे भारत की कृषि हो, ज्योग्राफी हो, पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पो नदी की घाटी में जो है, नदी घाटी को इटली के चावल की खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती? किसे जल की?
चाय में, कॉफ़ी में, गन्ना में, चावल में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, चावल में तो होता ही भाई। इसमें चावल की जगह क्या कर लें, चाय में जो है सर्वाधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उचित है? धान की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, उपजाऊ चिकनी मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? तो आपको बता दूं क्या होता है, धान की खेती के लिए कौन सा हो जाएगा, उपजाऊ चिकनी मिट्टी नहीं होना चाहिए, इसमें दोमट मिट्टी होने, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा धान की खेती के लिए। विश्व में सबसे अधिक मक्का की पेटी कहाँ पाई जाती है? तो आप क्या बताएंगे, मक्का सर्वाधिक उत्पादित कहाँ पर होता है? तो आप बताएं अमेरिका में। लेकिन मक्का की बीज सबसे अधिक कहाँ होते हैं? मैक्सिको में पहले मक्का उगाया गया था। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक किसका? तो आप बताओ हवाई द्वीप किसके उत्पादन के लिए जाना जाता? तो आप बताएंगे गन्ना के लिए। कहाँ पर है? तो आप बताओ अमेरिका में। चाय के पौधे को उगाने के लिए डाइबांग विधि किस देश में विकसित हुई? डाइबांग विधि कहाँ पर विकसित हुई? तो आप क्या बताएंगे, फिलीपींस में जो है डाइबांग विधि जो है उत्पादित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उलंग किस चाय की खेती है? उलंग किसकी, भारत की है कि ताइवान की है कि वियतनाम की, कीनिया? तो आप बताएं उलंग किस खेत की चाय की किस्म है? तो आप बताएंगे ताइवान की है। चाय की खेती के लिए सबसे उचित जलवायु कौन सी है? विषुवतीय है, समशीतोष्ण है, मानसूनी है, भूमध्य सागरीय है? तो इसका उत्तर चाय की खेती के लिए क्या बताएंगे, मानसूनी जो है जलवायु होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोबस्टा संबंधित किससे? रोबस्टा है केला से है, कॉफ़ी से है, तंबाकू से, ककोआ से? तो बताए रोबस्टा किससे संबंधित? तो बताए रोबस्टा जो है कॉफ़ी से संबंधित है, कृषि को रोबस्टा कहा जाता, किस्म को रोबस्टा कहा जाता। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों को विश्व वर्गीकरण किसने किया? तो आप क्या बताएंगे, किया था डी हिटलसी ने किया था इसको, कृषि संबंधित वर्गीकरण को। मक्का का जन्म स्थान किसे माना जाता है? देखिए इसमें मक्का का मैक्सिको होना चाहिए, लेकिन इसमें मध्य अमेरिका में ही जो है मैक्सिको आता है, तो करेक्ट है। ठीक है, या यहाँ पर मैक्सिको होता तब भी करेक्ट हो जाता मैक्सिको, लेकिन सर्वाधिक मक्का होता है कहाँ? तो बता अमेरिका या यूएसए में। लेकिन निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय फसल नहीं माना जाता है? तो पहला है चावल, गन्ना, कपास, चाय। तो किसे अंतर्राष्ट्रीय फसल नहीं माना? तो आप क्या बताएंगे, गन्ना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, नहीं होता है। सर्वप्रथम किस राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई थी? तो आप क्या बताएंगे किस में शुरू की गई थी? तो हरियाणा में मौसम आधारित जो है सबसे पहले जो है शुरू की गई थी बीमा योजना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो उपोष्ण वाला क्या हो जाएगा? तो बताओ उपोष्ण वाला लखनऊ में ही है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बताओ लखनऊ में ही। गन्ना अनुसंधान संस्थान वो भी लखनऊ है। IR20 चीज किस अधिकतर पैदावार देने वाली फसल है? तो आप क्या बताएंगे किसकी है? तो चावल की जो है सबसे अधिक पैदावार वाली फसल है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे गाजियाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत के कृषि निर्यात के सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु कौन सी? तो आप क्या बताएंगे चावल जो है सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है कृषि निर्यात के क्षेत्र में। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उचित क्षेत्र कौन सा है? कॉफ़ी, तो आप बताएंगे कौन सा क्षेत्र है? तो दक्षिण के पठार का क्षेत्र सर्वाधिक उचित क्षेत्र है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित? तो वर्गीज कुरियन आप बताएंगे श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति से हैं। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताओ इंद्रधनुष क्रांति का संबंध सभी से, सभी क्रांतियों की अम्मा किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे इंद्रधनुष क्रांति को, सभी क्रांतियों को कंट्रोल करता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी कहाँ पर स्थित है? कृषि अनुसंधान अकादमी कहाँ है? तो आप बताओगे हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, भारत में दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? दलहन, तो आप क्या बताएंगे कानपुर में दलहन शोध संस्थान स्थित है। चलते हैं प्यारे साथियों, 100 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। ऐसे ही शानदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।